हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आईपी मेट इंदौर 2023 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन की। जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे वो अलग अलग टॉपिक्स से थे। काफ़ी एडवांस टॉपिक्स भी यहाँ पर पूछे गए थे। सेट थ्योरी भी था, इनइक्वालिटी भी था, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी थे, एंड देन नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन साथ में कुछ बेसिक टॉपिक्स भी थे। जो रीजनिंग का सेट था वो कंपेरेटिवली आसान था। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अगर कोई स्टूडेंट आसानी से 15 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके उन्हें अटेम्प्ट करे तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकता था। उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि आपको एडवांस टॉपिक्स पे कमांड होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एप्लीकेशन बेस्ड थे। तो सिर्फ सम शॉर्टकट्स याद करके या कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को याद करके आप इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी थी, और साथ में एग्जाम में आपको मिनिमम टाइम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इंदौर के पेपर में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट? 3 कैटेगरी में हम क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, ए, बी और सी। ए का मतलब क्या हुआ कि भाई इसको हमें अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, ये इजी है, 2 मिनट के अंदर अंदर हम अटेम्प्ट कर लेंगे, हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, हमारी एक्यूरेसी हाई है। बी कैटेगरी इसको हम कहते हैं बाद में। बाद में मतलब क्या, मार्क फॉर रिव्यू करिए और बाद में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है हमें थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए। कंपेरेटिवली एक्यूरेसी ए कैटेगरी के मुकाबले थोड़ी सी कम होगी। और सी कैटेगरी इसको हम कहते हैं चलते जाइए। दैट मीन्स यहाँ रुकना नहीं है आपको, ये क्वेश्चन देखिए और उसको छोड़ दीजिए, ना मार्क फॉर रिव्यू करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप उलझ सकते हैं। राइट? हो सकता है आपकी जो एक्यूरेसी है वो कंपेरेटिवली काफ़ी लो चली जाए। जनरली सी कैटेगरी के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में अवॉइड करने होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए ए, बी और सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स हमें लेना चाहिए पर क्वेश्चन इन्हें कैटेगराइज करने में, एंड देन अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन ए कैटेगरी का क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड द रेस्ट आर फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 120 स्टूडेंट्स। इनमें से साइंस स्ट्रीम से कितने हैं, 80, और कॉमर्स स्ट्रीम से कितने हैं, द रिमेनिंग 40। इट इज नो दैट 70 स्टूडेंट्स सपोर्ट मुंबई इंडियंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग। तो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने वाले 70 हैं, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स सपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीएसके से, बाकी सभी स्टूडेंट्स इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 70 है और ये नंबर क्या हो गया है, 50। द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हु आर सपोर्टर्स ऑफ मुंबई इंडियंस, हमें इस वैल्यू के बारे में बात करनी है। नाउ यहाँ पर हम एक काम करें, क्या हम मुंबई इंडियंस 70 के 70 यहाँ लिख सकते हैं? हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 70 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 70 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, और अगर ये 10 है तो ये वैल्यू 40 हो जाएगी। आप देख सकते हैं सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई है। दैट मीन्स मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने वाले साइंस स्ट्रीम के 70 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अगर हम चारों ऑप्शन पे नज़र डालें तो सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, 70 से ऊपर हम नहीं लिख सकते क्योंकि मैक्सिमम 70 स्टूडेंट्स ही हैं। अगर हमें इसे मिनिमाइज करना हो तो हमें क्या करना होगा ना, अब हम कोशिश क्या करेंगे कि सारे जो मेंबर्स हैं वो हम कॉमर्स स्ट्रीम के साथ एसोसिएट कर दें। ये मैक्सिमम वैल्यू हम 40 दे सकते हैं। तो अगर ये 40 हो गई तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई तो ये वैल्यू 50 हो गई, और क्योंकि ये 40 है तो ये वैल्यू 30 होगी। इन दोनों का सम हम देख सकते हैं 80 है। तो मिनिमम 30 होगा और मैक्सिमम 70। ऑप्शंस पे नजर डालें, फोर्थ ऑप्शन इमीडिएटली हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक ए कैटेगरी का क्वेश्चन है। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 1 3 2 ए के इक्वल। ए एक रियल नंबर है। डिटर्मिनेंट जो है ए क्यूब माइनस 3 a² माइनस 5a इक्वल टू 0 हमें गिवन है। वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए कैन बी। ना अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, पूरा क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू हमें गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a² ए। बेसिक प्रॉपर्टीज जो है डिटर्मिनेंट्स की वो हमें मालूम होनी चाहिए मैट्रिसेस की। a टाइम्स a माइनस 5 टाइम्स a
यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5 टाइम्स a, यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ना ये 0 हो या ये 0 हो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर अगर हम a पर नज़र डालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 3 2 a। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू ए माइनस 6। एंड अगर हम चाहते हैं कि ये हिस्सा 0 हो जाए तो उसके लिए हमारे पास a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6। a की कुछ और वैल्यूज भी हो सकती है, बिकॉज हमें सारी वैल्यूज निकालने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ एक वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। आप इसे कैटेगरी बी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है फंक्शंस टॉपिक से तो कैटेगरी सी का क्वेश्चन भी आप इसे कर सकते हैं। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक तो इंटीजर वैल्यू आएगी और वो इसे एक्सीड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर हमें ये निकालना होता, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसे एक्सीड ना करे वो 7 होगा। इससे छोटे हो सकते हैं बट ये ग्रेटेस्ट है। बट अगर ये मान लीजिए 5.3 होता, अगर हम x की वैल्यू 5.3 लेते तो वो कौन सा इंटीजर है जो ग्रेटेस्ट भी है और इसे एक्सीड ना करे, हम कहेंगे 5। 5 से छोटे हो सकते हैं पर 5 से बड़ा इंटीजर हम नहीं लेते। तो यहाँ एक बहुत बेसिक रूल होता है कि अगर ये वैल्यू इंटीजर है तब तो यही आंसर है, और अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं है तो इस वैल्यू से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो आपका आंसर होगा। नाउ साथ में हमें एक और चीज डिफाइन की गई है, ये x जो कि हम कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये किसके इक्वल है, x माइनस इसके n एक नेचुरल नंबर है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x की सारी वैल्यूज का सम हमें करना है, सच दैट ट्वाइस ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू x प्लस n टाइम्स x। हमें क्या निकालना है, x की सारी वैल्यूज का सम। तो आइडियली अगर हम कहें तो हमें सिग्मा x की वैल्यू यहां पर निकालनी है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। क्या करें इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम यहाँ पर कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू इसके इक्वल है तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो व्हाट वी विल गेट, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस n टाइम्स, यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस, सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस nx माइनस n टाइम्स, ये टर्म हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस प्लस n टाइम्स, यहाँ पर x प्लस n टाइम्स x। यहाँ एक काम करते हैं, इसे हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया है दिस मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2। ऐसे ही यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस। ना अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पर तीनों को एक ही तरफ लिख लें, दैट इज x इज इक्वल टू वॉट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2 अपॉन n प्लस। हमें सिग्मा x की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। नाउ x जो है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हर बार इसकी वैल्यू एक इंटीजर फॉर्म में आएगी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, इसकी वैल्यू 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, एंड सो ऑन अप टू इसकी वैल्यू n आ सकती है। करेक्ट, क्योंकि ये किसी भी हालत में इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू हम यहाँ नहीं देंगे इसे, और ये हो जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1।
1 से लेके n तक का वैल्यू हमें मालूम है, बिकॉज हम सिग्मा कर रहे हैं तो हम x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो यहाँ लिख रहे हैं। ये वैल्यू हो जाएगी n+1 अपॉन 2, और यहाँ पर है n+2 डिवाइडेड बाई n+1। ये n+1 से n+1 कैंसिल हो गया है, तो हमारा डिजायर्ड आंसर ये आएगा n मल्टीप्लाइड बाई n+2 अपॉन 2, या फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली हम इसे कैटेगरी ए में प्लेस करना पसंद करेंगे। A goldsmith bought a large solid golden ball at Indian rupees 10 lakh and melted it to make a certain number of solid spherical beads such that the radius of each bead was 1/5 of the radius of the original ball। तो अगर हम यहाँ पर ही पता करना चाहें कि कुल कितनी स्फेरिकल बीड्स हमें मिली होगी, तो बड़ा निकालना आसान होगा। यहाँ पर जो हमारा गोल्डन बॉल है, लेट अस से उसकी रेडियस हम मान लेते हैं r। तो जो स्फेरिकल बीड्स हैं उनकी रेडियस क्या होगी, r/5। कुल कितने पीसेस बनेंगे, इसके लिए हम जो स्फेरिकल हमारी बॉल है उसका वॉल्यूम हम निकालें, वो होता है 4/3 टाइम्स पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का क्यूब, सो वी कैन से r³। ऐसे स्फेरिकल बीड्स अगर हम बात करें, हर एक बीड का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 टाइम्स पाई इंटू रेडियस दैट इज r/5 का क्यूब। अगर हम इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्फेरिकल बीड्स आ जाएंगी। 4/3 पाई ये तो आपस में कैंसिल हो गया है, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 क्यूब यानी 1/125, और 125 ऊपर चला जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल बीड्स जो हमने बनाई है वो कितनी है, 125। नाउ इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गोल्डन बीड्स इज नेग्लिजिबल। Goldsmith sold all the beads at 20% discount on the listed price and made a profit of 20%. Then the listed price of each golden bead in Indian rupees was। यहाँ पर गोल्डस्मिथ ने जो स्फेरिकल बॉल थी या गोल्डन बॉल थी उसे परचेज किया था 10 लाख रुपीज में। 20% प्रॉफिट होने का मतलब है 20% हायर, दैट इज 12, 1, 2, 3, 12 लाख रुपीज में हमको सेल करना था। नाउ इट इज गिवन कि ये जो प्राइस है, दिस इज द सेल्स प्राइस, ये लिस्ट प्राइस से 20% कम है। लेट अस से लिस्ट प्राइस को हमने नाम दिया x। ये वैल्यू इस वैल्यू से 20% कम होने का मतलब है ये वैल्यू इसका 80% है। 80% को हम फ्रैक्शन में कहते हैं 4/5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज इक्वल टू x। ये टोटल लिस्ट प्राइस आ गई है हमारी जितनी भी बीड्स थी उनकी। चाहे तो हम एक बीड की प्राइस यहाँ पर निकाल दें लिस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 30 एंड देन 1, 2, 3, 4। तो लिस्ट प्राइस हमारी आ गई है 15, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारी बीड्स की लिस्ट प्राइस आई है। तो अगर हमें एक बीड की लिस्ट प्राइस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 125 से, बिकॉज टोटल स्फेरिकल बीड्स जो हमने यहाँ बनाई है वो है 125। 25 5 टाइम्स 25 6 टाइम्स 60,000, और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी 12,000। ऑप्शन 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली इसे हम कैटेगरी ए में प्लेस करेंगे। Which of the following straight lines are both tangent to the circle x² plus y² minus 6x plus 4y minus 12 equals to 0। अगर हम टेंजेंट्स की बात करें सर्कल पे तो बहुत सारी लाइनें इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस पे नजर डालनी होगी। जो भी दो लाइंस हमें यहाँ पर गिवन है उन सभी का आप देखेंगे स्लोप इक्वल है, 4x plus 3y minus 19 एंड 4x plus 3y minus 31। या आप सेकेंड ऑप्शन, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन देखिए, जो स्लोप्स है इन लाइन्स का वो आपस में इक्वल है, यानी हमारे पास यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि सर्कल पर टेंजेंट है, हमें उनकी इक्वेशन निकालनी है। तो x का कोएफिशिएंट 4 और y का कोएफिशिएंट 3 लेके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, वरना लाइन की जैसे ही डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा एक नई हमारे पास में स्लोप आ जाएगा। यहाँ पर हम एक काम करते हैं,
एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पर ये दो लाइंस हैं से इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन हो गई है 4x प्लस 3y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सर्कल के बारे में अगर हम बात करें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं हम, तो हम एक काम करते हैं, -9 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, +9 और -9। फिर वी कैन राइट डाउन वाई स्क्वायर प्लस 4y, तो हमें एक +4 चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक -4 भी कर दिया है, और -12 हमारे पास ऑलरेडी है। दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया है x -3 का होल स्क्वायर और ये हो गया है y +2 का होल स्क्वायर। ये हो गए हैं -25, राइट साइड जाके 25 हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं 3 एंड -2, राइट। तो ये हमारा सर्कल का सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 3 -2 और रेडियस हमारी क्या हो गई है 5। ये हमारी रेडियस हो गई। अब हम यहां पर एक बात जानते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना होगा हमें उसके लिए, 4x प्लस 3y प्लस से C1, इस पर हम 3 - 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और उसकी लेंथ 5 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 टाइम्स x को रिप्लेस कर देंगे 3 से, प्लस 3 टाइम्स y को रिप्लेस कर देंगे -2 से, प्लस ये जो C1 हमने लिखा है वो, एंड डिवाइड करेंगे इसे किससे, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 था तो 4 स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट है 3 तो 3 स्क्वायर, दोनों को ऐड करके और अंडर रूट लेंगे। ये लेंथ हमारी 5 होनी चाहिए बिकॉज दिस इज व्हाट द रेडियस इज गिवन। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का कि अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन है और आप इस पर x1 y1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉड्यूलस लेंगे क्योंकि लेंथ हम नेगेटिव नहीं लेते। नाउ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये हो गया 16 प्लस 9 दैट इज 25। अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हो गया है 12। 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 ये हो गया है -6। 12 - 6 6। नाउ फाइनल आंसर 5 तभी आ पाएगा जब 6 प्लस C1 इसकी जगह या तो 25 आ जाए या -25 आ जाए। बिकॉज अगर हम 25 लिखेंगे तो 25/5 5 और 5 का मॉड्यूलस 5, और अगर इसकी जगह -25 लिखेंगे तो -25/5 इज -5 और -5 का मॉड्यूलस भी 5। तो C1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 25 - 6 19 या -25 - 6 -31। तो यहां पर हमने जो C2 लिखा था उसको हम दूसरी वैल्यू दे सकते हैं और एक को हम C1 दे सकते हैं। सो 4x प्लस 3y, C1 की जगह हम लिखेंगे 19 प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और C2 की जगह हम लिख देंगे -31। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आप इसे कैटेगरी ए में या कैटेगरी बी में भी प्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप प्रोबेबिलिटी टॉपिक से कितने कंफर्टेबल है। प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा यहाँ पर नंबर सिस्टम जो है उसके लॉजिक का इस्तेमाल हो रहा है। 3 डिजिट का नंबर है, हमने उसको रेंडमली चूज किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल नीदर बाय 3 नॉर बाय 4। तो हमें यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो वो
100 से लेके और 999 तक कुछ भी हो सकते हैं। टोटल 900 नंबर्स हैं, सो हम कहेंगे टोटल आउटकम पॉसिबल जो है वो है 900। अब फेवरेबल आउटकम हमें ढूंढने हैं, नंबर 3 से या 4 दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इसे समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेन डायग्राम हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिविजिबल बाय 3 नंबर्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिविजिबल बाय 4 नंबर्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिविजिबल बाय 3 एंड 4। हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, क्योंकि ये वाला पार्ट वो है जो ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 4 से। इसके लिए हम एक काम करें, यहां पर अगर हम इन नंबर्स पर फोकस करें तो इसके जस्ट पहले एक नंबर हम यहां पर लिख लेते हैं, वो है 99। अप टू 99 कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है? हम 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 33। ऐसे ही अप टू 999 कितने नंबर्स हैं 3 से डिविजिबल है? 999 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 333। इन दोनों का डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर्स जो 3 से डिविजिबल होंगे 100 से लेके 999 तक, सो दैट इज 300। व्हाट अबाउट डिविजिबल बाय 4? सेम अप्रोच हम यहां पर अप्लाई करेंगे। 24 4 टाइम्स 96, तो 24 नंबर्स ऐसे हैं जो अप टू 99 4 से डिविजिबल है। व्हाट अबाउट 999? ये हो गए हैं 249। अगेन 4 से डिवाइड किया, अगर 250 कर देते तो 1000 हो जाता, तो उससे एक स्टेप जस्ट पहले तक हम जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस 220। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल हैं? तो इनका एलसीएम होता है 12। हम 99 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 8 टाइम्स 96, अगेन 12 8 टाइम्स 96, 12 3 टाइम्स 36। ओके, 83 माइनस 8 करने पर ये वैल्यू आ गई है 75, सो वी कैन राइट डाउन 75 हियर। तो ये हो जाएगा 225, क्योंकि इन दोनों का सम 300 होना चाहिए, तो ये 150 होगा, बिकॉज इन दोनों का सम 225 होना चाहिए। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा 450। टोटल 900 है, तो ये वैल्यू बचेगी 450। सो देयर आर 450 नंबर्स जो कि ना तो 3 से डिविजिबल है ना 4 से डिविजिबल है, फ्रॉम 100 टू 999, और यही हमारे फेवरेबल नंबर होंगे। तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/2। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप चाहें तो इसे राउंड ए में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मार्क को रिव्यू करके सेकेंड राउंड में इस क्वेश्चन को करना समझदारी होगी। The set of all real values of x satisfying the inequality is। इनइक्वालिटी हमारे सामने गिवन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी का एक बेसिक रूल है, अगर आप किसी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वो पॉजिटिव टर्म है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना इनइक्वालिटी साइन को चेंज किए। लेकिन अगर वो टर्म नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय आपको उसे इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना होगा। ग्रेटर इनइक्वालिटी लेसर बन जाएगा और लेसर साइन जो है वो ग्रेटर बन जाएगा। यहाँ पर एक और चीज देखने की है, एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स ये हर हालत में पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, क्योंकि बेसिक रूल है कि अगर हम रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब होगा? जब वो रियल नंबर खुद जीरो हो जाए। यहां पर हम x की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकते, अदरवाइज ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू किसी भी हालत में जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, राइट? अब x की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो एक्स स्क्वायर हर हालत में पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर को अगर हम यहां से रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, हमारी इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेम वे यहां x माइनस 1 लिखा है, क्या हो अगर हम न्यूमरेटर पर x माइनस 1 से और डिनोमिनेटर पर भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां पर न्यूमरेटर 2x प्लस 1 से और डिनोमिनेटर को भी 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे फायदा क्या होगा? ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो चुकी है। हाँ, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है x की वैल्यू हम
1 नहीं लिख सकते और x की वैल्यू हम -1/2 भी नहीं लिख सकते। ये करने पर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। अदरवाइज इसके अलावा आप x की कोई भी रियल वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, ये हर हालत में पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नंबर को हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये टर्म जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये हमारे एक्सप्रेशन से आउट हो जाएगी। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो बहुत आसान है। हम नंबर लाइन यहां पर प्लॉट कर लेते हैं। x - 1 = 0 करने पर x की वैल्यू आ गई है 1, यहां पर x की वैल्यू आ गई है -1/2 और यहां x की वैल्यू आ गई है -1। अगर हम इन 3 पॉइंट्स को इस नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो सबसे छोटा नंबर -1 वो सबसे लेफ्ट में होगा, -1/2 उसके बाद में और 1 सबसे लास्ट। यहाँ एक और चीज देखते हैं कि जो हाईएस्ट पावर x की हमारी आएगी वो आएगी x³, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 2x³, तो कोएफिशिएंट एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव लिखेंगे। अगर ये कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो हम एक्सट्रीम राइट को नेगेटिव लिखते एंड हम इस प्रोसेस को एज इट इज करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, मोर देन 0, यानी कि पॉजिटिव जोन हम ढूंढ रहे हैं। तो ये वाला जोन और ये वाला जोन हमारे काम का होगा। ये जोन कौन सा है, जहां x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है और -1/2 से छोटी है, और ये वैल्यू है जहां पर x 1 से बड़ा है। ये हमारी इस इनइक्वालिटी का आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यहां -1 और -1/2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 और प्लस इन्फाइनाइट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है एंड सर्टेनली इसे हमें राउंड ए में यानी फर्स्ट राउंड में इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड लेंथ 100 किलोमीटर्स। The first side is covered at a speed of 100, the second side is 200 and then 300 and 400. The average speed of the helicopter is. यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं समझने के लिए, एक स्क्वायर फील्ड हम यहाँ बना देते हैं। ये 100 किलोमीटर है, ये भी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पीड की, तो यहाँ पर स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। Each subsequent side the speed is increased by 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी 100 + 100 200 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड हो जाएगी 300 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर ये हो जाएगी 400 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड पता करनी है। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हो गया है 100 + 100 + 100 + 100, दैट इज 400। व्हाट अबाउट टोटल टाइम, 100 upon 100 1 hour, 100 upon 200 1/2 hour, 100 upon 300 1/3 hour और 100 upon 400 1/4 hour। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर पे हम एलसीएम ले लेते हैं 12, तो ये हो जाएगा 12 + 6 + 4 + 3, 12 and 6 18 and 4 22 and 3 25, so 400 multiplied by 12 divided by 25, 25 goes into 400 16 times, 16 into 12 192 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगी। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आता है, तो आप इसे कैटेगरी ए में प्लेस कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पॉजिटिव डिवाइजर of 10 raised to the power 2023 is an integer multiple of 10 raised to the power 2001 is. Now अगर हम बात करें 10 raised to the power 2023, इसे हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2023 multiplied by 5 raised to the power 2023। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या होंगे, इसका एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। ये जो पावर्स है इनमें आप 1 ऐड कर दीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2024 मल्टीप्लाइड बाई 2024। ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ
पॉजिटिव डिवाइजर्स को। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमारे ये जो नंबर है 10 रेज टू द पावर 2023 ये इन दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ये 2 रेज टू द पावर 2023 से तो डिविजिबल होगा ही। ऐसे ही 2 रेज टू द पावर 2022 से भी डिविजिबल होगा, ये 2 रेज टू द पावर 2001 से डिविजिबल होगा, 2 रेज टू द पावर 2000 से डिविजिबल होगा, 2 रेज टू द पावर 1 से और 2 रेज टू द पावर 0 से भी डिविजिबल होगा। यहां से और यहां तक ये टोटल 2023 नंबर है, और अगर हम इसको भी ऐड करते हैं तो 2024 नंबर्स होंगे। सेम वे ये 5 रेज टू द पावर 2023 से, 5 रेज टू द पावर 2022 से, एंड सो ऑन, 5 रेज टू द पावर 2001 से, 5 रेज टू द पावर 2000 से, एंड सो ऑन, 5 रेज टू द पावर 1 और 5 रेज टू द पावर 0 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि हमारा नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल है, तो हम यहां से कोई भी एक नंबर ले लें और यहां से कोई भी एक नंबर ले लें, उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर हम कहेंगे 2024 नंबर्स यहां काम के हैं और 2024 नंबर्स यहां काम के हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। हम चाहते हैं कि जो हमने पॉजिटिव डिवाइजर चूज किया है वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए 10 रेज टू द पावर 2001 का। 10 रेज टू द पावर 2001, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2001 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 2001। अब यहां पर हमारे काम के नंबर जो हैं वो यहां से सिर्फ यहां तक हैं, और ऐसे ही यहां पर भी सिर्फ यही हमारे काम के नंबर। यहां से हम कोई भी एक नंबर चूज करें, यहां से कोई भी एक नंबर चूज करें, उन्हें मल्टीप्लाई करें, वो डेफिनेटली 10 रेज टू द पावर 2001 से डिविजिबल होगा। हम यहां पर इसको चूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ऐसा किया तो हमारा नंबर 2 रेज टू द पावर 2001 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब यहां से यहां तक कुल काम के कितने नंबर्स हैं हमारे 23। ऐसे ही यहां से यहां तक कुल काम के नंबर हैं 23। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे और ये टोटल आउटकम। तो हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 23 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2024 रेज टू द पावर 2। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज के, तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना इसे मार्क फॉर रिव्यू करके और सेकेंड राउंड के लिए आप इसे रख सकते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ एन ओपन ग्राउंड first walks 32 meters towards the east, takes a right turn and walks 16 meters, takes another right turn and walks 8 meters, and so on. How far will the person be from the original starting point after an infinite number of such walks in this pattern? Now यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला भी हम यूज करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, लेट्स से वो पर्सन यहां से शुरुआत करते हैं, 32 मीटर राइट में, फिर राइट टर्न किया और 16 मीटर, ये लीजिए इसका हाफ हो गया है। फिर अगेन राइट टर्न किया है और 8 मीटर, अनदर राइट टर्न 4 मीटर, अनदर राइट टर्न 2 मीटर, राइट टर्न 1 मीटर, राइट टर्न 1/2 मीटर, राइट टर्न 1/4 मीटर, एंड सो। नाउ यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो दो कंपोनेंट है, या तो राइट मूवमेंट हो रहा है या लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही या तो अप मूवमेंट हो रहा है या डाउन मूवमेंट। तो नेट पोजीशन कैसे पता करें, हम सारे राइट मूवमेंट को ऐड कर लें, सारे लेफ्ट मूवमेंट को ऐड कर लें, जो हायर है उसमें से लोअर को सबट्रैक्ट कर दें तो नेट पोजीशन पता चल जाएगी। वी कैन सी राइट मूवमेंट 32 है और लेफ्ट 8 है, फिर राइट मूवमेंट 2 है और लेफ्ट 1/2 है, तो डेफिनेटली राइट मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो। सारे राइट मूवमेंट्स को अगर हम ऐड करें तो ये है सबसे पहले 32, उसके बाद में अगला राइट मूवमेंट ये रहा 2, और ये पैटर्न चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ना यहां से यहां आने के लिए आपको 1/16 से मल्टीप्लाई करना है या 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर बार हाफ वैल्यू होती जा रही है। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहला लेफ्ट मूवमेंट हुआ है 8 का,
उसके बाद अगला लेफ्ट मूवमेंट हुआ है 1/2 का एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यहां पर भी यही हो रहा है कि आप इसको 16 से डिवाइड करें या 1/16 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो पर्सन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से राइट नेट कितनी डिस्टेंस पर होगा। इसको सॉल्व करें, ये होगा 32 दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। आर है कॉमन रेशियो 1/60। यहां पर हमने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला यूज किया है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन ए अपॉन 1 माइनस आर का। ओके, माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 1/16। ये भी 15/16 है, ये भी 15/16 है। तो हम डायरेक्टली एक काम करें, एलसीएम लेके 15/16 ये तो डिनोमिनेटर पे लिख दें और यहां पर होगा 32 माइनस 8 20। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 24 डिवाइडेड बाई 15/16। इसे सिंप्लीफाई फिलहाल करने की ज़रूरत हमें नहीं। अच्छा, अगर हम अप और डाउन मूवमेंट की बात करें, डाउन मूवमेंट हो रहा है 16, उसके बाद अगला डाउन मूवमेंट हो रहा है 1। अगेन यू कैन सी कि जो कॉमन रेशियो है वो 1/16 है। अप मूवमेंट पहला हो रहा है 4 और दूसरा अप मूवमेंट हो रहा है 1/4 एंड सो ऑन। अगेन ये भी 1/16 यहाँ पर कॉमन रेशियो है। डाउन मूवमेंट डेफिनेटली अब से ज़्यादा है तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें नेट पोजीशन पता चल जाएगी कि डाउन वो कितना गया है। ये हो जाएगा 16 अपॉन 1 माइनस 1/16। ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 माइनस 1/16 और दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 15/16। सो ये डिस्टेंस हमारा हो गया 12 अपॉन 15/16। हमें पता क्या करना है, हाउ फार विल द पर्सन बी फ्रॉम द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंड पॉइंट है, तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास यहाँ हो रहा है तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों वैल्यूज को ऐड करके जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट। तो यहाँ पर वी कैन से दिस इज 24 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर पे 15/16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर पे 15/16 का स्क्वायर और दोनों को हम ऐड करके और स्क्वायर रूट ले लेंगे। नाउ 15/16 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, उसको हम इमीडिएटली बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/15/16। अंडर रूट में हमारे पास क्या बचेगा 24 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। नाउ यहां पर भी इसको सॉल्व करना आसान होगा। 12 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 2 का स्क्वायर और ये 1। 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 1 होता है 5, दोनों को ऐड किया तो 5। तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको सेम वे में यहां लिखते हैं तो 1/15/16 वी कैन राइट डाउन नाउ 16/15। 12 स्क्वायर कॉमन लिया, उसका अंडर रूट लेंगे तो 12 और अंडर रूट 2 स्क्वायर दैट इज 4 + 1 5 बचेगा। डिवाइड करते हैं 3 5 टाइम्स, 3 4 टाइम्स और अंडर रूट 5 को अगर मैं 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 5 बचेगा। 16 × 4 64 अपॉन अंडर रूट 5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है और इसे हम कैटेगरी ए में प्लेस करेंगे। जो गिवन इक्वेशन है हमें पता करना है कि क्या वो एक एलिप्स है, पॉइंट है, सर्कल है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक काम हम यहाँ पर करते हैं, x² और ये माइनस 2x है, प्लस 1 और माइनस 1 हम कर देते हैं ताकि जो ओवरऑल वैल्यू है उस पर कोई असर ना पड़े। ऐसे ही y² माइनस 4y, अगेन यहाँ पर हम +4 और -4 कर देते हैं।
एक +5 हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ ये 5 से 5 कैंसिल हो गया है, तो बेसिकली ये हो गया है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तरह से सर्कल की इक्वेशन आ गई है, पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि जो रेडियस है वो 0 आ गई है। तो सर्कल जिसका सेंटर तो आपको पता है 1 और 2 है, पर जिसकी रेडियस 0 है, वो अल्टीमेटली एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली आप इसे कैटेगरी ए में प्लेस कर सकते हैं। a प्लस बी अपॉन डी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ए। हमें पता करना है कि जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। नाउ इट इज गिवन दैट a प्लस बी डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाई d प्लस a। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी को d प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ad प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा bd प्लस ba, या इसे हम ab भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू bc प्लस bd एंड देन प्लस c स्क्वायर प्लस c। राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स है, अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख देंगे हम। BD और ABD ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं। अगर हम फोकस करें AD और CD इन दो टर्म्स पे, तो हमारा D कॉमन आ गया है, A माइनस C अंदर बचेगा। ऐसे ही अगर A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर पे फोकस करें तो ये हो जाएगा A प्लस C मल्टीप्लाइड बाई a माइनस सी। और अगर हम इन दोनों टर्म्स पर फोकस करें तो b कॉमन है, a माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a माइनस सी हमारा कॉमन आ गया है, तो अंदर बचेगा d प्लस a प्लस सी प्लस b इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब या तो ये 0 हो, दैट इज जब a की वैल्यू c के इक्वल हो जाए, या ये 0 हो जाए, दैट इज a प्लस b प्लस c प्लस d 0 के इक्वल हो जाए। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको इनइक्वालिटी के, लॉ के और ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर हैं, तब तो आप इसे मार्क फॉर रिव्यू करके कैटेगरी बी क्वेश्चन कह सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ना समझदारी होगी। log of sin x to the base cos x प्लस log of cos x to the base sin x इक्वल्स टू 2 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हमें बस यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। log of sin x to the base cos x प्लस log of cos x to the base sin x, दिस इज इक्वल टू। लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लॉगरिथमिक टर्म को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे लेके जाते हैं, तो नंबर और बेस अपनी पोजीशन से इंटरचेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को 1 अपॉन फॉर्म में लिखना चाहें, तो साइन एक्स और कॉस एक्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन लॉग साइन एक्स टू द बेस कॉस एक्स। ना समझने के लिए काम कर सकते हैं, हम इसको a मान लें तो a प्लस 1 अपॉन a 2 है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी a की वैल्यू 1 होगी। हम बात कर रहे हैं रियल वैल्यूज की। इसका मतलब है अगर लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस कोस एक्स 1 हो जाए तभी हमारा आंसर सही होगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हम साइन एक्स को किसके इक्वल कर देंगे? कॉस एक्स के इक्वल कर देंगे। नाउ यहां पर एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? वो होगी पाई बाई 4, क्योंकि हमें मालूम है साइन पाई बाई 4
इसके इक्वल होता है cos π/4 की, और दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ से यहाँ पर हम डायरेक्टली या तो स्टेप बाय स्टेप लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए चलिए कि sin x = cos x⁻1, या डायरेक्टली हम कह दें कि ये a है तो ये भी a होना चाहिए, ये b है तो ये b होना चाहिए। हाँ, जो लॉग के रेस्ट्रिक्शन है वो हमें मालूम होनी चाहिए कि हमारा नंबर नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता, और हमारा बेस नेगेटिव 0 और 1 भी नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पर ये π/4 ले लें तो डेफिनेटली हमारा आंसर मैच करेगा। पर याद रखिए सिर्फ π/4 ही नहीं, एक पूरी साइकिल हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो π/4 हो गया 45 डिग्री। अब अगर उसमें अगर हम 360 डिग्री ऐड कर दे तो भी हमारा आंसर सेम होगा, 720 हम ऐड कर दे तो भी आंसर सेम होगा। तो इसे हम कहेंगे कि π/4 में अगर हम 2π का कोई भी मल्टीपल, क्योंकि 2π रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को, दैट इज 2nπ, अगर इसमें ऐड कर दें तो हर एक वैल्यू के लिए ये हमारी जो कंडीशन है या जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी। देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड सर्टेनली हम इसे फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना पसंद करेंगे। लेट p बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ p³ इज 4। p एक पॉजिटिव इंटीजर है और p³ की यूनिट डिजिट हमें गिवन है 4। ये एक ही केस में पॉसिबल है अगर p की यूनिट डिजिट खुद भी 4, दैट इज p 4 हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 हो सकता है, 34 हो सकता है, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 4। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ p + 3⁻3। नाउ p जो है उसकी यूनिट डिजिट 4 है। अगर उसमें हम 3 ऐड कर दें और फिर क्यूब करें तो हमें पता करना है यूनिट डिजिट क्या होगी। नाउ p + 3 क्या हो जाएगा, एक नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 7 है, और जिस नंबर के लास्ट में 7 आता है उसकी जो पावर अगर हम बढ़ाते जाएं तो यूनिट डिजिट कैसे होती है। अगर पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट 7 होती है, पावर 2 हो तो 7 × 7 49, यूनिट डिजिट 9 होगी, पावर 3 हो तो 9 × 7 63, पावर 4 हो तो 1, एंड ये पूरी साइकिल जो है वो एज इट इज वापस रिपीट हो जाती है। यहाँ पर पावर में 3 है तो हमारी जो यूनिट डिजिट है वो भी यहाँ पर क्या होगी, 3। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर ना हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में हमें अवॉइड करना चाहिए। कंसिडर एन 8x8 चेस बोर्ड, द नंबर ऑफ वेज 8 rooks can be placed on the board such that no 2 rooks are in the same row and no 2 row are in the same column is। नाउ यहाँ दो अलग अलग अप्रोच का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेट्स से हमने यहाँ पर एक चेस बोर्ड बना दिया है जिसमें 8 रोज हैं और 8 ही कॉलम्स हैं। ना हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अगर एक कॉलम चुने और उसमें से कोई एक रो चुने तो अब वो रो हम किसी भी दूसरे कॉलम में नहीं चुन सकते हैं। सो लेट अस से हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम की। फर्स्ट कॉलम में टोटल 8 रोज हैं। हमें उन रुक्स को प्लेस करने के लिए इनमें से कोई एक रो चुननी होगी, बिकॉज देयर आर 8 रोज। हम उस एक रो को चुन सकते हैं इन 8 वेज। एंड व्हाट अबाउट एनी अदर कॉलम, लेट से हम बात कर रहे हैं इस कॉलम की, और से हमने ये वाला जो रो था वो चुन लिया। अब अगर हम बात करते हैं इस कॉलम की तो हमारे पास में सिर्फ 7 रोज बचेंगी, बिकॉज ये रो ऑलरेडी अब ऑक्यूपाई हो चुकी है इस कॉलम में, तो अब किसी और कॉलम में हम ये रो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। तो बाकी बची जो 7 रोज हैं उनमें से एक रो हमें चुननी है। इट कैन बी डन इन 7 वेज। लेट से हमने ये वाली रो यहां पर चुन ली, तो अब 2 रोज हमारे हाथ से जा चुकी हैं। अब हम किसी भी कॉलम की बात करें, यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट से हम बात कर रहे हैं इस कॉलम की, तो कुल कितनी रोज हमारे पास अवेलेबल होंगी, 2 रोज ऑलरेडी जा चुकी हैं। सो रिमेनिंग 6 में से हमें कोई एक रो चुननी है। लेट से हमने ये वाली रो चुन ली, एंड ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 8 7 6 5 4 3 2 1 इन सबका प्रोडक्ट, या 8 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेट तरीका और था। टोटल 64 हमारे पास सेल्स हैं। सबसे पहले रो के लिए हम कोई भी एक सेल चुन सकते हैं, एंड इट कैन बी डन इन 64 वेज। ओके, लेट से हमने ये वाला सेल चुन लिया।
ना कोई भी रो और कोई भी कॉलम अब हमारे पास नहीं बचेगी, तो हम इस रो को हटा देंगे, हम इस कॉलम को हटा देंगे। तो नेक्स्ट रो के लिए आइडियली हमारे पास में ये 15 सेल्स अवेलेबल नहीं है आउट ऑफ 64, तो 7 इंटू 7 49 बचे हैं। अगला सेल हम 49 में से कोई चुन सकते हैं। लेट अस से अगेन मैंने ये वाला सेल चुन लिया, तो कैन वी से ये रो और ये कॉलम भी हमारे हाथ से चला गया। अब हमारे पास बचे हैं 36 सेल्स, तो हम 36 वे में किसी एक सेल को चुन सकते हैं। नेक्स्ट के लिए होगा 25, 16 एंड देन 9 एंड देन 4 एंड देन 1। बट यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, यहाँ पर रुक्स डिफरेंट नहीं है, दे आर आइडेंटिकल। तो 8 डिफरेंट रोज जो रुक्स हैं उनको अरेंज करने का तरीका हो सकता था 8 फैक्टोरियल, बिकॉज जब हमने इस तरह से सेल्स काउंट किया है तो हमने रुक्स को डिफरेंट मानते हुए इसको अरेंज किया है। अब अगर हमको आइडेंटिकल कहें तो 8 रुक्स को सेलेक्टेड पोजीशन पे अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल होता है। तो हम 8 फैक्टोरियल से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर हमने सेल्स चुने, राइट। और जब हम डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 8 गोज इनटू 64 8 टाइम्स, 7 गोज इनटू 49 7 टाइम्स, 6 गोज इनटू 36 6 टाइम्स, 5 goes into 25 5 times, 4 3 2 and 1। सो फाइनल हमारा आंसर 8 फैक्टोरियल है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एंड एज आई मेंशन्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आपको थोड़ा फोकस होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन बी कैटेगरी का एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसे हमें सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, और हमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। लेट अस से ये है इक्वल टू एक्स के, तो हमें एक्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दें, इसे भी और इसे भी, और फिर हम इन्हें ऐड कर दें, तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू 1। और यहां पर हो गया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ 2 हम कॉमन ले लेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है, कोसाइन ए प्लस बी के। राइट हैंड साइड पर क्या होगा, एक तो 1 आएगा और एक एक्स स्क्वायर, 1 से 1 यह कैंसिल हो गया। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जो कि है 1। तो 1 + 2 × 1, दिस विल बिकम इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + 1 3 के। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू √3 होगी। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को हम मार्क को रिव्यू करके और सेकेंड राउंड में हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के साथ, क्योंकि ऑप्शंस का भी हमें यहाँ पर सहारा लेना होगा। कंडीशंस में गिवन है ए बी सी रियल नंबर है ग्रेटर देन 1 एंड एक पॉजिटिव रियल नंबर है नॉट इक्वल टू 1। ये बहुत ज़रूरी शर्त है, बिकॉज जब हम लॉग ले रहे हैं तो जो बेस होता है वो कभी भी नेगेटिव 0 या 1 नहीं हो सकता है। तो अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन पे नजर डालते हैं, ये है log a to the base 2 और यहाँ पर n है, this is equal to 1। Similarly log b to the base 2 and again यहाँ पर बेस में n है, this is equal to 2। and finally log
c to the base 2 and n, this is equal to 3। सबसे पहले हम लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, बेस रेज टू द पावर दिस वैल्यू, यानी ये होगा n रेज टू द पावर 1 या n की। अगेन हम सेम प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करें तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेज्ड टू द पावर n की। ये हमारे पास में a की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही अगर हम b की बात करें तो जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो है लॉग b टू द बेस 2, ये किसके इक्वल होगा, n रेज टू द पावर 2 की। और अगेन इस प्रॉपर्टी को हम यहां अप्लाई करेंगे तो हमारा b ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 होल रेज टू द पावर n स्क्वायर के। तो b की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली हम c की वैल्यू बिना कैलकुलेट किए हम इमीडिएटली लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 2 होल रेज टू द पावर n। ना हमें पता करना है कि जो 4 ऑप्शंस दिए उनमें से कौन सा सही है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शंस में कई जगह n आ रहा है, कई बार सिंपल वैल्यू आ रही है, आप चाहें तो n की जगह कोई वैल्यू असाइन करके और क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्योंकि n 1 के इक्वल नहीं है तो हम n को एक बार 2 ले लेते हैं, उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। आप चाहें तो बाद में उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 यानी कि 4। n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये है 2 स्क्वायर दैट इज 4, 2 रेज टू द पावर 4 हो गया 16। और अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 8, 2 रेज टू द पावर 8 256। फर्स्ट ऑप्शन पे नजर डालते हैं, क्या a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n c रेज टू द पावर n के इक्वल है। n हमने 2 लिया है, 4 रेज टू द पावर 2 करेंगे तो ये हो गया है 16, b रेज टू द पावर n यानी 16 रेज टू द पावर 2 करेंगे तो 256। एंड डेफिनेटली ये किसी भी हालत में 256 रेज टू द पावर 2 के इक्वल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन a प्लस बी इक्वल्स टू सी, वी कैन सी a और b का सम c के इक्वल नहीं है, इवन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। b माइनस ए, 16 माइनस 4 ये हो गया है 12 रेज टू द पावर 2। क्या ये c माइनस बी, अगर c माइनस बी करते हैं तो विल गेट 240 के इक्वल है, एंड वी कैन सी नहीं इक्वल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 4 रेज टू द पावर 2 दैट इज 16 प्लस b हमारे पास 16 है होल रेज टू द पावर 2, 16 प्लस 16 हो गया 32। 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 टू द रेज टू द पावर 2, ये हो गया 2 रेज टू द पावर 10। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, a हमारे पास है 4 और c हमारे पास है 256, या इसे हम कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 8 और 2 रेज टू द पावर 10। तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू n असाइन ना करके फिर इसको सॉल्व करना चाहें तो अब हमें मालूम है कि फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। हम इस वैल्यू को क्रॉस चेक भी कर लेते हैं ना। अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे नजर डालते हैं, ये है हमारे पास a रेज टू द पावर n प्लस b होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a टाइम्स c। a की वैल्यू यहां पुट करें तो ये होगा 2 रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर n प्लस b हमारे पास ऑलरेडी है 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर। यहां पर n इंटू n करेंगे तो ये भी n स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर। ये पूरे एक्सप्रेशन की पावर में n है। 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर और 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर, एक तरह से आप इसको अगर x मानेंगे तो x प्लस x ये हो गया 2x, तो हम इसे लिखेंगे 2 टाइम्स 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, a की वैल्यू है 2 रेज टू द पावर n, c की वैल्यू है 2 रेज टू द पावर n क्यूब, तो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर n क्यूब। यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर में n है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n पावर में,
और n स्क्वायर इंटू n करेंगे तो ये भी 2 रेज टू द पावर n। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली इसे फर्स्ट राउंड में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था। चेस टूर्नामेंट है, 5 कंटेस्टेंट हैं, ईच प्लेयर प्लेज अगेंस्ट ऑल द अदर्स एग्जैक्टली वंस। नो गेम रिजल्ट्स इन अ ड्रॉ। द विनर इन अ गेम गेट्स 1 point and the loser gets 0 point. Which of the following sequences cannot represent the scores of the 5 players? Now total 5 contestant हैं, let us say A, B, C, D और E। तो हर एक कंटेस्टेंट 4 मैच खेलता है बाकी बचे हुए 4 कंटेस्टेंट्स के साथ। मान लीजिए अगर हम बात करें ए की और वो बाकी बचे हुए 4 कंटेस्टेंट्स को बीट कर देता है तो उसे कुल कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 4 पॉइंट्स। ना अब किसी भी प्लेयर को 4 पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं बिकॉज ए ने बी को, सी को, डी को और ई को अगर बीट किया है तो बाकी जो प्लेयर्स बचे हैं वो मैक्सिमम 3 विंस ले सकते हैं, 4 विंस नहीं ले सकते। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि 2 पर्सन्स के 4 पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, 4 पॉइंट्स सिर्फ एक ही पर्सन के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट्स अगेन क्लियर हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़े हुए, स्पेशली रिमाइंडर से जुड़े हुए, तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करके सेकेंड स्टेज में या सेकेंड राउंड में से अटेम्प्ट करें। वैसे इमीडिएटली हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल px है, इट लीव्स अ रिमाइंडर 2 when divided by x minus 1 and a remainder 1 when divided by x minus 2. The remainder px is divided by x minus 1 times x minus 2 is. नाउ यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ कर सकते थे। अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें रिमाइंडर 2 चाहिए। x इक्वल टू 1 पुट करने पर रिमाइंडर 2 हमारा यहाँ आ रहा है और x इक्वल टू 2 पुट करने पर रिमाइंडर 1 भी यहीं आ रहा है। हम कहेंगे इमीडिएटली यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल है px, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 से। ऐसा करने पर हमारा कोशेंट आया है लेट अस से qx और रिमाइंडर आया है rx। नाउ रिमाइंडर के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि डिवाइजर सेकेंड डिग्री का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 2 होगी तो सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है, तो रिमाइंडर किसी भी हालत में फर्स्ट डिग्री से हायर नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे हमारा ये जो रिमाइंडर है ये किस फॉर्म में होगा? ax प्लस b की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर a और b की कोई वैल्यू हो सकता है इनमें से कोई एक 0 हो जाए, हो सकता है दोनों ही 0 हो जाए। अब इन चारों में क्या रिलेशन है? px इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2, ये तो हो गया हमारा डिवाइजर, मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस द रिमाइंडर, और रिमाइंडर की जगह हम लिख सकते हैं ax प्लस b। ना हमें क्या गिवन है कि जब हम px को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। रिमाइंडर निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है। आप x माइनस 1 जो डिवाइजर है उसे इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर होगा। यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो हम कहेंगे 0 क्योंकि यहाँ पर और हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू 1 पुट किया, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये हो जाएगा a प्लस b। ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा रिमाइंडर को और रिमाइंडर हमें 2 गिवन है। तो हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन आ गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 2। लेटेस्ट से हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया है। ना जब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 2 की वैल्यू अगेन हम यहाँ पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा, दैट इज 1। जैसे ही अगेन x इक्वल टू 2 पुट करेंगे अगेन ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ 2 पुट करते ही ये हो जाएगा 2a प्लस b। ये रिमाइंडर है जो कि 1 आया हुआ है, इसे हमने नाम दे दी सेकेंड इक्वेशन। अगर सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2a माइनस a हो गया है, b से b कैंसिल हो गया है, 1 माइनस 2 करने पर हमारे पास आया है -1। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी इक्वेशन में, लेटर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो -1 प्लस b इज इक्वल टू 2, या b की वैल्यू हो गई है 3
और ए और बी की वैल्यू अगर हम यहाँ रिमाइंडर में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा डिजायर्ड रिमाइंडर आ जाएगा। -1 इंटू एक्स इज -x प्लस 3, या से अगर हम री राइट करेंगे तो 3 - x, थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और इसे हमें सेकेंड राउंड के लिए रिजर्व रखना चाहिए। लेट a1, a2, a3 be three distinct real numbers in geometric progression। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम कहेंगे a2 अपॉन a1 इक्वल होगा a3 अपॉन a2 के, और लेटेस्ट से ये इक्वल होगा कॉमन रेशियो r के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a2 जो है वो इक्वल हो जाएगा a1 मल्टीप्लाइड बाई r के, अगर हम फर्स्ट और लास्ट पर फोकस करें, और a3 किसके इक्वल हो जाएगा a2 मल्टीप्लाइड बाई r के, और अगर a2 की वैल्यू हम a1r यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा a1r स्क्वायर के। a1, a2 और a3 की वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ द इक्वेशंस a1x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a2x प्लस a3 इक्वल्स टू 0 and b1x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b2x प्लस b3 इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं a1x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a2x, a2 की जगह हम लिख सकते हैं a1 इंटू r मल्टीप्लाइड बाई एक्स, प्लस a3, a3 की जगह हम लिख सकते हैं a1 टाइम्स r स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वी कैन टेक a1 एज कॉमन, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xr प्लस r स्क्वायर। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 ये हो जाएगा x प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या हम यहाँ कहेंगे x की वैल्यू माइनस r के इक्वल है। याद रखिए a1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं रहेगी। अगर हम a1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो a1 कैन नॉट बी 0, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस r। ये हमारा एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर इसको हम रूट कहेंगे। दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है, x इक्वल टू माइनस r हम सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो ये है b1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस आर पुट किया तो ये हो जाएगा b1 इंटू माइनस आर का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, 2b2x माइनस आर पुट किया तो ये हो गया माइनस 2b2r प्लस b3, दिस इज इक्वल टू 0। एक काम हम करें, ये माइनस 2b2r को राइट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा b1r स्क्वायर प्लस b3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b2r। नाउ r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहां देखिए r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a3 अपॉन a1, तो हम इसे लिखेंगे b1 मल्टीप्लाइड बाई a3 अपॉन a1 प्लस b3 हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ b2 मल्टीप्लाइड बाई r की जगह अगेन हम क्या लिख सकते हैं, r की जगह हम लिख सकते हैं a3 अपॉन a2, so we'll write down a3 अपॉन a2। अगर इक्वेशन में दोनों तरफ हम a3 से डिवाइड कर दें तो यहां भी a3 से डिवाइड हो जाएगा, यहां भी a3 से डिवाइड हो जाएगा, और यहां भी a3 से डिवाइड हो जाएगा। ये a3 से a3 कैंसिल हो जाएगा, ये a3 से a3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा इक्वेशन में, b1 अपॉन a1 प्लस b3 अपॉन a3 इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b2 अपॉन a2 के। एक बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर x प्लस z इज इक्वल टू 2y के इक्वल हो तो x, y और z अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अगर इसको हम x लेते हैं, इसे z लेते हैं और इसे y लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि b1 अपॉन a1, b2 अपॉन a2 एंड b3 अपॉन a3 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आपने अपने कंसेप्ट बिल्डिंग के दौरान किए हुए होंगे।
A rabbit is sitting at the base of a staircase which has 10 steps. It proceeds to the top of the staircase by climbing either one step at a time or two steps at a time. The number of ways it can reach the top is. तो या तो वो एक स्टेप ले रहा है या वो दो स्टेप ले रहा है. लेट अस से एक स्टेप ले रहा है x टाइम्स, दो स्टेप ले रहा है y टाइम्स, या इनका कोई कॉम्बिनेशन ले रहा है. दैट मीन्स x इंटू वन ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन अगर वो एक एक स्टेप लेता है, एंड ट्वाइस ऑफ y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन अगर वो दो दो स्टेप एक साथ जंप कर रहा है. इन दोनों का सम 10 आना चाहिए. ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परम्यूटेशन का एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो हमें मालूम होना चाहिए. मान लीजिए हम कहें लेटर ए बी और बी, इन्हें हमें अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. जनरली इसकी अप्रोच होती है 5 फैक्टोरियल बिकॉज टोटल 5 लेटर्स हैं. लेटर ए 3 बार आ रहा है तो हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल. लेटर बी 2 बार आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और सिंप्लीफाई कर लेंगे. ना यहाँ पर सबसे पहले हमें केसेस बनाने होंगे. क्या होगा, हो सकता है वो y स्टेप एक भी ना ले, यानी 2 स्टेप एक भी ना ले, सारी स्टेप्स वो x की ले ले. नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 8 कर दूं और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, 4 और 3, 2 और 4, 0 और 5, ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज है. अब हर पॉसिबिलिटी में कुल कितने केसेस बन सकते हैं वो हमें देखना होगा. सिंगल स्टेप 10 टाइम लेने का मतलब है, हम इसको यूं समझें कि हमारे पास x x x x x 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास 10 लेटर्स है. इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, जवाब होगा 10 फैक्टोरियल जो कि 10 मेंबर्स हैं, और 10 के 10 मेंबर्स आइडेंटिकल हैं तो 10 फैक्टोरियल. सो इट विल गिव अस द आंसर एज 1. तो यहां पर 1 वे होगा. सिमिलरली यहां पर भी 1 वे होगा. यहां पर y कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स. व्हाट अबाउट दिस केस, यहां x 8 टाइम हो जाएगा. दैट मीन्स x को हम 2 कम कर दें और एक y इंक्रीज कर दें. अब बताइए इन लेटर्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा. 2 4 6 8 and 1 9, तो हम कहेंगे 9 फैक्टोरियल बिकॉज टोटल लेटर्स 9 है. उनमें से x 8 टाइम्स आ रहा है तो 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. 9 फैक्टोरियल होता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया तो यहां हमारा आंसर क्या आएगा. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस, x हमें 6 चाहिए और y हमें 2 चाहिए. एक काम करते हैं, हम यहाँ पर x 2 कम कर देते हैं और y बढ़ा देते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 टाइम्स कितने अरेंजमेंट होंगे, 8 फैक्टोरियल. x 6 टाइम्स आ रहा है तो 6 फैक्टोरियल, y 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 2. ये कैंसिल हो गया. 56 अपॉन 2 28. नाउ कैन वी आंसर इट इमीडिएटली. 4 plus 3 7 factorial, 4 factorial, 3 factorial, and we can do the calculations very quickly. 7 6 5, 4 factorial से 4 factorial कैंसिल हो जाएगा और 3 factorial 6 होता है तो 7 into 5 will be 35. And what about this case, total 6 letters हैं तो we'll write down 6 factorial. x 2 बार तो 2 factorial, y 4 बार तो 4 factorial. ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, नीचे 2 है. 30 बाई 2 15. 35 प्लस 15 ये हो गया 50 एंड 28 एंड 1 29 एंड 1 30. 80 प्लस 9 89. सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है. डेफिनेटली इसे हमें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए था. Difference between compound interest and simple interest for a certain sum invested for 3 years at an annual interest rate of 10% is in rupees 527. हमें अमाउंट के बारे में पता ना. यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 अलग अलग अप्रोचेस हैं. अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूला मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ पर 10% इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में अप्लाई हुआ है, 10% सेकेंड ईयर में और 10% थर्ड ईयर में.
इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ इस्तेमाल करें, a प्लस बी हो गया है 20, a इंटू बी 100 अपॉन 100। तो हम कहेंगे हमारे 2 ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो होगा 21%। अब हम इसे और यहाँ पर इन दोनों में ये फॉर्मूला वापस अप्लाई करें, a प्लस बी ये हो गया है 31, a इंटू बी 210 अपॉन 100, ये आ गया है 33.1%। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है ये 3 ईयर्स का आया है और ये डायरेक्टली जो इनिशियल प्रिंसिपल हमारे पास था उसके टर्म्स में आ गया है। तो हम कहेंगे द कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेटेड इज 33.1% ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट? 10% ऑफ द प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर, 10% ऑफ द प्रिंसिपल सेकेंड ईयर, 10% ऑफ द प्रिंसिपल थर्ड ईयर। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 30% ऑफ द प्रिंसिपल। ये वैल्यू हमें क्या गिवन है? इंडियन रुपीज 527। दोनों का डिफरेंस 3.1% ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 527। ये हो गया है 3.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई p इज इक्वल टू 527। डेसिमल यहाँ से हटा के 0 यहाँ लिख सकते हैं। 31 1 टाइम 31, हमारे पास बचेगा 21, 217 7 टाइम्स, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 17,000 रुपीज। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इजी लेवल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली इसे हम कैटेगरी ए क्वेश्चन कहेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एक्सीड्स 0.8। फेयर कॉइन है तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। मिनिमम कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमें से टॉस करना चाहिए ताकि कम से कम हमें एक हेड तो मिले? तो इसका एक बड़ा अच्छा तरीका होगा, हम एक भी हेड नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें 1 में से, तो मिनिमम एक हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। नाउ यहाँ पर 3 5 7 6 4 ऑप्शन दिए हैं तो डायरेक्टली हम उसी पर फोकस करते हैं। मान लीजिए हम 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं और एक बार भी हमें हेड नहीं आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 फर्स्ट थ्रो में, सेकेंड थ्रो में भी टेल्स आ जाए 1/2 और थर्ड थ्रो में भी टेल्स आ जाए 1/2। ये प्रोबेबिलिटी है जब उसके तीनों ही थ्रोज में टेल्स आ रहे हैं। अगर इस प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी। हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू 0.8 से बड़ी है या नहीं है। अगर 0.8 से बड़ी है तो यही आंसर है, वरना विल गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज 5 टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। ये हो गया 1 माइनस 1/8। 1/8 होता है 0.125, तो ये वैल्यू हो गई है 0.875। डेफिनेटली ये 0.8 से बड़ी है और क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम 2 बार कॉइन को टॉस करते तो मिनिमम एक हेड की प्रोबेबिलिटी होती 1/2 इंटू 1/2, ये हो गए टेल्स की प्रोबेबिलिटी दोनों में। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1/4 या 0.25, ये वैल्यू 0.75 है जो कि 0.8 से बड़ी नहीं है। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसे हम कैटेगरी बी क्वेश्चन कहेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कैलकुलेशन करते समय। हमारे पास ये ट्राइंगल एबीसी है, डी मिड पॉइंट है बीसी का, एम एल्टीट्यूड है बीसी पर, ए बी बी सी और सी ए की लेंस का रेशियो हमें गिवन है 2:4:3। रेशियो ऑफ द लेंस ऑफ बी एम और ए डी हमें पता करना है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया है हमारा वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए की लेंस का रेशियो गिवन है और क्वेश्चन में भी क्योंकि रेशियो में हमें वैल्यू पूछी गई है, हम एक काम कर सकते हैं, इसे 2 ले लें, इसे 4 ले लें और इसे 3 ले लें। हमें इसके आगे कोई कांस्टेंट के लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो बी से डी का डिस्टेंस क्या हो गया है हमारा 2 और डी से सी का डिस्टेंस भी 2 हो गया है। ए से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ए एम। लेट अस से बी एम की लेंथ है एक्स, क्योंकि बी डी 2 है तो ये लेंथ हो गई है 2 माइनस एक्स। हमें किसका रेशियो निकालना है? बी एम और ए डी का।
ना यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम काम करती है, इसे हम कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम, जो कि मीडियन को बाकी तीनों साइड से कनेक्ट करती है। यहाँ पर एडी हमारा मीडियन है, तो हमारी थ्योरम है कि मीडियन के स्क्वायर का डबल, जिस लाइन पर मीडियन है उसके स्क्वायर का हाफ, दैट इज BC स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। BC हमारे पास है टोटल कितना, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, ये हो गया 8। AB है 2 का स्क्वायर 4, और AC है 3 का स्क्वायर 9। तो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 13 माइनस 8 5 के। तो AD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AD स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 2 के इक्वल, एंड देयरफॉर AD इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन 2 अंडर। तो यहां पर हमारे पास AD की वैल्यू तो आ चुकी है, और वो क्या है, अंडर रूट 5 अपॉन। अब हमें BM की वैल्यू और पता करनी है, क्योंकि एक एल्टीट्यूड है, हम कहेंगे ट्राइंगल ABM एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहां पर हम AM की वैल्यू क्या होगी, AM स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। तो AB स्क्वायर है 4 माइनस BM स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम बात करें AD की, इस ट्राइंगल की AMD की, तो AM स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, ये है 2 माइनस x का स्क्वायर। नाउ यहां पर 4 माइनस x स्क्वायर हम लिखेंगे, AD स्क्वायर कितना है, ये है 5/2, सो विल जस्ट राइट डाउन 5 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। सिंप्लीफाई करें, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये वैल्यू हमारी प्लस हो जाएगी। ये माइनस एक्स स्क्वायर से हमने यहां पर कैंसिल कर दिया है, -4 राइट साइड जाके +4 हो जाएगा 8, और ये 5/2 लेफ्ट साइड आके यहाँ पे -5/2 हो गया। दिस इज इक्वल टू 4x, 8 इंटू 2 16 माइनस 5 11 अपॉन 2, ये हो गया है 4x। तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन 8, ये है 11 अपॉन 8 BM। नाउ रेशियो पूछा है, तो एक काम करें, यहां पर दोनों ही तरफ हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 11 हो जाएगा। √2 है, यहां पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और अगर √2 से यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन √2 तो हो जाएगा √2, और हमारे पास एक तो 4 बचेगा, सो विल राइट डाउन 4, और √2 इंटू √5 करेंगे तो √10। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसे हम कैटेगरी A क्वेश्चन कहेंगे। If the harmonic mean of the roots of the equation 5 plus √2x square minus bx plus 8 plus 2 √5 equals to 0 is 4, then the value of b is, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5 plus √2 times x square minus bx plus 8 plus 2 √5 is equal to 0। सपोज इसकी रूट्स हैं अल्फा एंड, अगर दो नंबर्स आपके पास गिवन हो और उनका हार्मोनिक मीन आपको निकालना हो तो वो होगा ट्वाइस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हार्मोनिक मीन हमें 4 गिवन है। अदरवाइज आप हार्मोनिक मीन निकालने के लिए काम और कर सकते हैं, इन दोनों को रेसिप्रोकेट करें, ये हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालें, उसके लिए सम करके 2 से डिवाइड करें, और जो वैल्यू आए उसे वापस रेसिप्रोकेट कर दें, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा
अपॉन 2 अल्फा बीटा, और रेसिप्रोकेट करने पर हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा ना। क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम यहाँ पर अल्फा एंड बीटा यानी उनका सम निकाल सकते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट हमें गिवन है -b, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 5 प्लस √2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन 5 प्लस √2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा? ये होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास में है 8 प्लस 2 √5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 प्लस √2 ना। क्योंकि यहां पर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा करना है, हमें इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। नाउ दिस 2 गोज इनटू 4 2 टाइम्स। नाउ अल्फा बीटा को अल्फा प्लस बीटा से हम डिवाइड करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर पे टर्म है ये तो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 8 प्लस 2 √5 अपॉन b। दिस विल बी इक्वल टू 2। b को हम राइट साइड में ऊपर ले जाते हैं और 2 को अगर हम यहाँ नीचे ले आएंगे तो b इधर चला गया है, 2 इधर आ गया है। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 अपॉन 2 4, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √5। ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी? b की। और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सेट एक इजी लेवल का सेट है एंड डेफिनेटली हम इसे कैटेगरी ए सेट करना पसंद करेंगे। दैट इज हमें फर्स्ट राउंड में इस सेट को सॉल्व करना चाहिए था। मैक्सिमम हम कहेंगे 4 to 5 मिनट्स हमें लेने चाहिए थे इस सेट को सॉल्व करने में। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज टेस्टेड 5 ड्रग्स ऑन 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। द फॉलोइंग incomplete table reports if a drug works on the given organism. For example, drug A works on organism A while B and C works on Q. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमें टिक गिवन है और ये भी हमें यहाँ पर टिक गिवन है। Following additional information is available. Each drug works on at least one organism but not more than 2 organisms. अगर हम हर एक ड्रग की बात करें तो वो या तो एक ऑर्गेनिज्म पे वर्क करेंगी या 2 पे, 2 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। Each organism can be treated with at least 2 and at most 3 of these 5 drugs. अगर हम ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें या तो 2 टिक चाहिए या 3 टिक चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। On whichever organism A works, B also works. तो जहां पर भी A वर्क करेगी B भी वर्क करेगी ना। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, जहां B काम करे वहां पर A भी करे ये जरूरी नहीं है। पर अगर A ड्रग किसी ऑर्गेनिज्म पे काम कर रही है तो B तो काम करेगी ही करेगी। एंड सिमिलरली ऑन विचएवर ऑर्गेनिज्म C वर्क्स, D ऑल्सो वर्क्स। द सेम लॉजिक, अगर C वर्क कर रही है तो D भी डेफिनेटली वर्क करेगी। वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरली ट्रू। व्हाट अबाउट द लास्ट इंफॉर्मेशन? D and E do not work on the same organism. Now, यहां पर ड्रग A ऑर्गेनिज्म R पे वर्क कर रही है तो ड्रग B भी ऑर्गेनिज्म R पे वर्क करेगी। व्हाट अबाउट ऑर्गेनिज्म B? देखिए B के सामने 2 टिक ऑलरेडी हो चुके हैं तो यहां पर अब 2 से ज्यादा टिक नहीं हो सकते, हमें इसे क्रॉस करना होगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस? नाउ यहां पर हम टिक नहीं कर सकते बिकॉज अगर हमने यहां टिक किया तो बिकॉज रूल कहता है कि अगर ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म पे ड्रग ए वर्क कर रही है तो बी भी वर्क करेगी। तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा? क्रॉस, बिकॉज उस केस में अदरवाइज हमें यहां पर टिक करना होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट ड्रग सी? अगर हम यहां पर देखें ड्रग सी वर्क कर रही है ऑर्गेनिज्म किस पर? क्यू पर, तो ड्रग डी को भी वर्क करना होगा। अब ऑर्गेनिज्म क्यू पर 3 ड्रग्स ऑलरेडी काम कर रही हैं तो 3 से ज्यादा ड्रग्स यहां पर काम नहीं कर सकती हैं, तो इसे हमें क्रॉस करना होगा और इसे भी हमें क्रॉस करना होगा। क्या हम यहां पर क्रॉस कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो हमें यहां पर और यहां पर टिक करना होगा बिकॉज मिनिमम 2 ड्रग्स इस ऑर्गेनिज्म पे वर्क करेगी और ये हमारी लास्ट कंडीशन को वायलेट कर रहा है, दैट डी एंड ई डू नॉट वर्क ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है हमारा ये अजम्पशन कि ड्रग सी ऑर्गेनिज्म पी पे वर्क नहीं कर रही है ये गलत है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये वर्क कर रही है। यहां 2 टिक हो गए हैं तो यहां पर हमें एक क्रॉस लेना होगा।
ओके। अच्छा, जिस पर ड्रग सी वर्क कर रही है उस पर ड्रग डी तो करेगी ही करेगी, तो यहां पर भी एक टिक हो जाएगा। क्योंकि डी और ई सेम ऑर्गेनिज्म पे वर्क नहीं कर रही है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, क्रॉस। इस रो में मिनिमम हमें एक टिक तो लेना ही पड़ेगा, दो क्रॉस हो चुके हैं तो एक टिक हो गया। यहां पर मैक्सिमम तीन टिक हो सकते हैं, तो बचा हुआ जो हमारा एक सेल है उसमें हमें क्या करना होगा, क्रॉस। एक बार टेबल कंप्लीट कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म आर कैन बी ट्रीटेड विथ, अगर हम आर की बात कर रहे हैं तो वो है ए, बी एंड ई। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ड्रग डी वर्क्स ऑन, ड्रग डी वर्क कर रही है ऑर्गेनिज्म पी एंड क्यू पर, ये वर्क कर रही है पी एंड क्यू पर, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ड्रग ई वर्क्स ऑन, ये वर्क कर रही है सिर्फ ऑर्गेनिज्म आर पर, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ऑर्गेनिज्म पी कैन बी ट्रीटेड विद, अगर हम पी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसको कौन कौन ट्रीट कर सकता है, ड्रग सी एंड ड्रग डी, ओनली सी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ट्रीटेड विद थ्री ऑफ दीज फाइव ड्रग्स, थ्री ऑफ द फाइव ड्रग्स ये है क्यू एंड आर, तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हैं, अगर हम इस पूरे सेक्शन के बारे में बात करें तो ये एक आसान सेक्शन नहीं था। ये सेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आसान था जिनके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं और जिन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कंसेप्चुअल लेवल के थे, और इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की हुई होगी। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसे आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा। IIM इंदौर के पेपर में हमेशा मैथ्स का सेक्शन ट्रिकी भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है, बट ये मुश्किल नहीं है अगर आप अपने कंसेप्ट्स और एप्लीकेशंस दोनों पर साइमल्टेनियसली फोकस कर सकें।